Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and today we are going to start our very second topic is attitude and perception. और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। कल हमने शुरू किया था इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स थे हमारे, है ना, और लर्न करेक्टरिस्टिक्स थी, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक थी, ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये सारी क्या करती हैं, हमारे परसेप्शन जो परसेप्शन बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उनमें एक हमने देखा था लर्न करेक्टरिस्टिक्स में कल कि वैल्यू कैसे अफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को, और आज हम देखने वाले हैं कि एटीट्यूड एंड परसेप्शन कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज इन एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है ये देख लेते हैं कि एटीट्यूड इज अ मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग बिलीफ, फीलिंग एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। पहले तो एक ये मिसकंसेप्शन हम हटा देते हैं कि जैसे हम डे टू डे एक्टिविटी में एटीट्यूड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि एटीट्यूड, जैसे हम कहते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, हम इसको ईगोइस्टिक टर्म्स में ले लेते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर वो खुद को ज़्यादा और दूसरों को कम आंकते हैं। इस टर्म्स में हम मोस्टली जो बिहेवियरल एक्टिविटी में एटीट्यूड वर्ड्स का टर्म हमने निकाल लिया। लेकिन एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है। एटीट्यूड का बेसिक मतलब होता है कि आपका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू कह सकते हैं या फीलिंग कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन, है ना, किसी सिचुएशन को लेके आप कैसे रिएक्ट करोगे, उस सब के बारे में बताता है एटीट्यूड। तो ये क्या है, एक मेंटल स्टेट होती है जहाँ पर आप क्या है, ये देख लेते हैं। एटीट्यूड इज अ लर्न tendency to evaluate thing in certain way. These things can include people, situation, object or idea. Attitude reflect how we think, feel and likely to act towards something. तो एटीट्यूड वही बताता है कि आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे। मतलब आप किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं कि नहीं करते, मतलब आपका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या आप लाइक या डिसलाइक को इवेलुएट करते हैं हम एटीट्यूड के थ्रू। तो ये हमें बहुत सारे सिचुएशन में हेल्प करता है कि हम कैसे थिंक करेंगे या कैसा एक्शन लेंगे या क्या फील करेंगे। तो इन एटीट्यूड से हमें इन सब चीज़ों के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन हैज़ अ पॉजिटिव टुवर्ड्स एक्सरसाइज, अगर किसी का एक्सरसाइज करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, मतलब वो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो 3 लेवल पे हम एटीट्यूड को स्टडी करते हैं, वहाँ पे इन तीनों को हमने क्या कनेक्ट किया है। तो ये क्या है कि दे बिलीव इट्स हेल्दी, वो बिलीव करेंगे कि ये हेल्दी है। ये कहाँ से आ रहा है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो ये कैसा होगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया एटीट्यूड का। फिर फीलिंग गुड डूइंग इट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं ना, तो ये कैसा होगा, अफेक्टिव कंपोनेंट्स हो गया। और थर्ड है रेगुलरली गो टू जिम। उसके बाद क्या आपको अच्छा लगेगा जिम में जाना, तो आप क्या करेंगे, फिर इससे डेली जाना शुरू कर देंगे। तो आप क्या है, बिहेवियर में आ गए, अब डे टू डे एक्टिविटी में आपने उसको उतार लिया। तो ये कैसा एक बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो एटीट्यूड को हम 3 कंपोनेंट्स में देखते हैं। पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव, और तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा बिहेवियरल। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हम देख चुके हैं कि एटीट्यूड रेफर्स टू अ टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड इन अ specific set or situation. It play a important role in shaping individual behavior. According to various psychologists, attitude has 3 main components, जो मैंने आपको बताया भी, cognitive, affective and behavioral. अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स कहाँ से हम ड्राइव करते हैं, बेसिकली अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ड्राइव करते हैं। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर आप किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक अपने दिमाग में सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम किया, मतलब आप टीम में कोई काम कर रहे थे, है ना, और आपने खूब मेहनत करी उस टीम में। जब आपने काम किया उस प्रोजेक्ट पे आपने खूब मेहनत करी, और आप जब प्रोजेक्ट सबमिशन की बारी आई तो किसी और ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और बोल दिया कि ये मेरा काम है, आपका क्रेडिट कोई और ले गया, है ना।
तो फिर यहाँ से आप एक परसेप्शन बनाएंगे, मतलब परसेप्शन कह रहा हूँ, एक आपके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप होगा कि जब कभी भी आप ऐसा काम सबमिट करेंगे या ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके बारे में आप पहले से ही सजग हो जाएंगे और आप खुद वो चीज़ हैंडल करना चाहेंगे, है ना। तो आपको एक कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं जो आपको बाद में डिसीजन लेने में मदद करता है। A person who has been betrayed by the friend or relative may not easily trust the other in future। कोई व्यक्ति को बिट्रे किया गया है फ्रेंड्स या रिलेटिव, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि बाद में और लोगों को ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एटीट्यूड का एक कॉग्निटिव कंपोनेंट, और ये क्या है, अफेक्ट करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हमारा एटीट्यूड चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और इसका सेकंड कंपोनेंट है अफेक्टिव कंपोनेंट। इट इज़ ये कहाँ से, ये इनके कह सकते हैं इमोशनल कंपोनेंट, है ना। ये इनके कुछ की टर्म्स हैं। इसका की टर्म्स है आपकी कितने, पास्ट एक्सपीरियंस, इसका की टर्म्स कह सकते हैं, ऐसे कुछ लिख के आए, पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। और इसका अफेक्टिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड दैट रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल फीलिंग सच एज लाइक, डिसलाइक और लव और हेट टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एन एम्प्लॉय में लाइक देयर मैनेजर so much that it motivate them to be more loyal और hard working। मतलब अगर आप अपने मैनेजर को देखते हो और मैनेजर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा, तो आप भी उनको देखेंगे तो आप भी मोटिवेट फील करेंगे, है ना। और आप भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और इफेक्टिवली काम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, सर्टेनली आप वहाँ पे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, है ना, और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। थर्ड है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट के लिए क्या होना चाहिए कि आप कॉग्निटिव और कह सकते हैं जो सेकेंड स्टेज थी अफेक्टिव, ये दोनों स्टेज कंप्लीट हो गई होंगी, उसके बाद फिर बिहेवियरल कंपोनेंट आता है। मतलब ये दोनों स्टेज आपकी क्लियर हो चुके होंगे, इन दोनों मतलब प्रोसेस को आप कर चुके होंगे पहले, उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू होती है बिहेवियरल कंपोनेंट। The behavioral component refers to the way an individual tends to behave or actually behave in response to particular situation. It reflect the action or observable responses based upon what person think and feel. This component is directly influenced by cognitive, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, एंड अफेक्टिव इमोशन, आपके इमोशन से ये मतलब बदलता रहता है। तो जिस ये कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। बिहेवियरल कंपोनेंट है एटीट्यूड का, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है किससे, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट से। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय हु डिसलाइक कंपनी पॉलिसी में स्टार्ट कमिंग लेट टू वर्क और शो डिसइंटरेस्ट इन मीटिंग। तो वही है कि आपकी जो क्या है कि अगर आप कंपनी को पसंद नहीं कर रहे हैं या अगर रूल रेगुलेशन को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप एक डिसइंटरेस्ट शो करेंगे, है ना। तो वो आपके ओवरऑल कहाँ पे दिखाई देगा, आपके बिहेवियर में दिखाई देगा। कैसे कि आप या तो काम पे लेट आएंगे या आप छुट्टियाँ लेना शुरू कर देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये सब आपके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे एटीट्यूड के, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। आप देख लेते हैं कि जॉब एटीट्यूड क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे जॉब इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं कि जॉब एटीट्यूड 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड जॉब वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जब आप जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके थ्रू आप पॉजिटिव फीलिंग हो उस काम के लिए आपको, तो उसे बोल देते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप इमोशनली कनेक्ट होने लग जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट होने लग जाते हैं अपने काम के साथ, तो उसको बोल देते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट। और जब ये दोनों चीज़ वहाँ जहाँ मिल जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, जॉब इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो वहाँ पे आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप उसके मिशन और विजन के साथ जुड़ जाते हैं, तो अब वो हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। फिर ये भी 3 तरीके का होता है हमारा, एक होगा हमारा अफेक्टिव, एक होगा नॉर्मेटिव और कंटिन्यूस। अब वो हम आगे देखेंगे भी, तो एक एक करके अब इनको देख लेते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्या आप पॉजिटिव फीलिंग है आपको अपने काम को लेके। इट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग दैट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस टुवर्ड्स देयर जॉब। एन एम्प्लॉय विद गुड जॉब सेटिस्फैक्शन फील हैप्पी टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रोडक्टिविटी इज जनरली इंक्रीज। ये तो सीधी बात है कि जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव फील करेगा अपने काम को लेके,
तो वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो अल्टीमेटली क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या आउटपुट आपको देगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ जॉब एटीट्यूड। एंड सेकंड इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट is the degree to which individual identifies psychology with their job and consider it important to self worth। यहाँ पे क्या है कि इंसान इमोशनली हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर जाता है जॉब के साथ, है ना। और वो समझते हैं कि वो जॉब उनके लिए ज़रूरी है, तो वो हो जाता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में क्या है कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं और इमोशनली कनेक्ट भी कर गए हैं, तब आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन विजन एंड साइकोलॉजी एंड गोल। जब आप अपनी जॉब के साथ पॉजिटिव फील करेंगे और आप इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल कनेक्ट भी हो गए, तो जो फिर आप ऐसा समझने लग जाएंगे कि जो मिशन और विजन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अल्टीमेट गोल है, और आप उसको अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आप एक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक सोल्जर की तरह काम करना शुरू कर देंगे। सो दे आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऐसा क्यों होता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा आप कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अफेक्टिव कमिटमेंट। अफेक्टिव कमिटमेंट का मतलब है कि आप वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट कर गए, जो आपके मैनेजर है या कोलीग है, उनके साथ आप कनेक्ट कर गए काफ़ी अच्छा। इट इंडिकेट एन एम्प्लॉय इमोशनली अटैच्ड टू ऑर्गेनाइजेशन। आप इमोशनली अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय मे बी इमोशनली अटैच्ड टू देयर एम्प्लॉयर और कोवर्कर एंड वांट टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन वेल, है ना। तो ये हमारा अफेक्टिव कमिटमेंट। दूसरा है नॉर्मेटिव कमिटमेंट। नॉर्मेटिव कमिटमेंट से मतलब है नॉर्म्स, मतलब रूल्स है या उनके जो ऑब्लिगेशंस है, जैसे टाटा के अपने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि सोसाइटी को कुछ वापस करना है हमें, ऐसे तो आप तो लोग कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ वो सोसाइटी कॉज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। इट रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इथिकल और मोरल रीजनिंग, जो मैंने अभी बताया कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ना। फॉर एग्जाम्पल NGO जैसे बहुत सारे काम करते हैं। अ पर्सन मे चूज टू वर्क विद एन NGO बिकॉज they believe in helping other and feel morally satisfied by doing so। और तीसरा है कंटिन्यूस कमिटमेंट। जब ये दोनों स्टेज आप अटेन कर लेते हैं, कौन कौन सी, अफेक्टिव कमिटमेंट एंड नॉर्मेटिव कमिटमेंट, तो वो कंटिन्यूस आपका फिर कमिटमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये क्या है, इट अकर व्हेन एम्प्लॉय रिमेन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिकॉज दे फील इट इज़ बेटर टू स्टे देन टू लीव ड्यू टू फैक्टर लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये सब फैक्टर आपके आ जाते हैं। तो यहीं पे ये दिखाया कि जॉब सेटिस्फेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अ जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस आस्पेक्ट ऑफ अ जॉब। इट डायरेक्टली अफेक्ट बिहेवियर एट वर्क प्लेस। जब आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप ज़्यादा आउटपुट देंगे तो डेफिनेटली आप मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, आप ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, तो मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन आपसे अच्छा फील कर रही है। तो यही मतलब जो अल्टीमेट गोल था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ने का, वो अचीव कर पा रहे हैं मैनेजर, है ना, ये कह सकते हैं। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज यूजली इन अ गुड मूड, परफॉर्म बेटर इन ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस लोअर स्ट्रेस एंड फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये था हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है ये हमने देख लिया। फिर हमने एटीट्यूड के कंपोनेंट देख लिए कि 3 कंपोनेंट थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। उसके बाद हमने देखा जॉब एटीट्यूड के टाइप्स देखे, कौन कौन से। जॉब सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे आप पॉजिटिव फील करते हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट, जब आप इमोशनली कनेक्ट कर जाते थे, फिर साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थर्ड था ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। अब देख लेते हैं परसेप्शन क्या होता है। जैसे कि हमने एटीट्यूड देखा। एटीट्यूड क्या था कि आप किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई सिचुएशन है, उसके बारे में आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्या कह सकते हैं, लाइक या डिसलाइक फीडबैक अपने दिमाग में बनाते हैं, है ना। तो वो क्या किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, इमोशन, ऑफ बिहेवियर, इन सब पर डिपेंड करता है।
ऐसे ही हमारा एक होता है परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को देख कर, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को देखकर उनके बारे में एक कह सकते हैं अपने ही तौर पे मतलब सोचते हैं कि हाँ वो ऐसे होंगे या नहीं होंगे, सिर्फ देख कर, है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लो काफ़ी कह सकते हैं कि सूट वूट पहन के आया है बिल्कुल, है ना, लैपटॉप वैपटॉप उनके हाथ में लगा है और वो एकदम से आए हैं कंपनी में जॉब के लिए, तो आप ऐसा परसीव करेंगे कि इनको ज़्यादा नॉलेज होगी, रादर देन कि कोई व्यक्ति नॉर्मल से कपड़े पहन के आया है और वो वहाँ बैठा हुआ है, तो लोग फील करेंगे कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे ही आ गया है ना, इनको नॉलेज नहीं होगी। तो वो एक परसेप्शन होता है कि आपने किसी को देखकर उनके बारे में कोई थॉट बना लिया। तो देख लेते हैं, परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटेड stimuli into a meaningful or coherent picture of the world. It is a cognitive process by which people attain to incoming stimuli, organize them, interpret them and meaningful behavior. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो आपने किसी व्यक्ति को देखा, है ना, आप देखेंगे उनको, फिर आपको देखने से या बोलने से उनके से आपको एक मतलब क्या बोल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आप अपने दिमाग में एक उनका आइडिया लगाएंगे, है ना। पहले आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने हिसाब से, फिर एक उस और जो आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं तो उसका आप एक इंटरप्रिटेशन बनाएंगे अपने दिमाग में कि वेदर वो अच्छे हैं, बेकार हैं, या उनको कुछ आता है नहीं आता, आप उस सबको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक इंटरप्रिटेशन देंगे। इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप उसको एक, फिर हम बोल सकते हैं एक फीडबैक तैयार करेंगे, है ना, और आप फिर रिएक्ट करते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस होती है परसेप्शन की। मीनिंगफुल बिहेवियर यहाँ पे मतलब वही है कि आप एक उनको एक रिस्पॉन्स देते हैं, अपने जो आपने पूरी प्रोसेस की है परसेप्शन की, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं परसेप्शन क्या होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पढ़नी ही पड़ेंगी और कोई इलाज नहीं है इनका। परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटेड देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। बेसिकली जो उनका जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसको आप एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं जब आप कहीं पे बैठे होते हैं। तो वो किस किस के थ्रू करते हैं, आपकी जो सेंसरी इंप्रेशन है, आपकी आइज़, स्किन, नोज़, माउथ, है ना, तो इनसे के थ्रू आप ये सब करते हैं। ऐसे ही लोथान की डेफिनेशन है। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं परसेप्शन के इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, क्या क्या क्यों ज़रूरत है, क्या ऐसी आवश्यकता है कि हम इनको पढ़ रहे हैं। पहली परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये हमें क्यों करना हो रहा है, क्योंकि हम जैसे कभी कभी लोगों को देखते हैं, लोग वैसे होते नहीं हैं, है ना। परसेप्शन क्या है, हम एक आइडिया लगा रहे हैं किसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में या अपने इन्वायरमेंट के बारे में। ज़रूरी नहीं कि वो इन्वायरमेंट ऐसा ही हो, लेकिन वो हमारा एक आइडिया होता है और वो हमारा आइडिया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि बायसनेस ना हो, कहीं हम कोई अच्छा कैंडिडेट आया है ना, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लुक हम उन्हें रिजेक्ट कर दें, ऐसा ना हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हम परसेप्शन, हमको हमें आइडिया होना चाहिए परसेप्शन क्या है, हम कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि सिर्फ बाय लुकिंग, मान लो कोई अच्छा दिख रहा है, बस आप इसलिए उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता भी है कि अच्छे दिखने वाले लोगों को ज़्यादा नोटिस किया जाता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हें नॉलेज भी हो। तो यही से कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है हमें परसेप्शन को पढ़ने की, कि वहाँ पे हम राइट डिसीजन ले सकें। जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैनेजर यूज़ देयर परसेप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय बिहेवियर टू इवेल्युएट परसेप्शन। ये कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजर के अपने पसंदीदा लोग होते हैं ना, वो परसीव करते हैं कि यही लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बेस पर वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बना देते हैं, जिससे कि लोगों को अप्रेजल मिल नहीं पाता जिनको मिलना चाहिए। सिलेक्शन इंटरव्यू, वही जो मैंने देखने की बात बताई। ड्यूरिंग इंटरव्यू रिक्रूटर परसीव कैंडिडेट बेस्ड अपॉन देयर फर्स्ट इम्प्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसी है एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। सिर्फ इन चीज़ों के बेस पे वो उनको जज कर लेते हैं लोगों को बस। कल्चरल इन्फ्लुएंस, मान लो कोई हरियाणवी इंटरव्यू देने गया, है ना, नो ऑफेंस, बस मैं बता रहा हूँ एक बात कि कोई हरियाणवी व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, और हरियाणा में क्या कि थोड़ा खड़ा बोलते हैं, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ना, उनमें थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं नरमी कम होती है। तो जाएंगे तो फिर वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ऐसा लगेगा कि उल्टा जो इंटरव्यू देने आया वो उसको डांट रहा है, तो वो गलत परसीव कर लेंगे इंटरव्यू, जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में। तो इस तरीके से एक नेगेटिव
रिस्पॉन्स मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी तरफ से, और वहाँ पे हो सकता है कि इंसान को सिलेक्ट ना किया जाए, बल्कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उनका कल्चर ऐसा था। तो कल्चर की वजह से भी क्या है, परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। तो यही सब कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो जो व्यक्ति खुद देख रहे हैं, है ना, तो परसीवर जो खुद देख रहे हैं, टारगेट जिसको हम देख रहे हैं। मान लो ये एक व्यक्ति है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये एक व्यक्ति हैं, इसको बोल देते हैं कैंडिडेट, है ना। तो ये परसीवर हो गए हमारे, और ये क्या हो गए, टारगेट हो गए। एंड ये कैसी सिचुएशन है, एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो फैक्टर्स हैं हमारे। तो एक एक करके देख लेते हैं कि परसीवर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करती हैं परसेप्शन को। तो एक तो एटीट्यूड कैसा है जो व्यक्ति परसीव कर रहा है उसका। परसीवर इज अ पर्सन हु इज इंटरप्रिटेटिंग द स्टिमुली देयर पर्सनल ट्रेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय दे परसीव अदर और इवेंट्स। तो उनका एटीट्यूड कैसा है, मोटिव क्या है ना, इंटरेस्ट है कि नहीं, पीपल नोटिस व्हाट इंटरेस्ट देम मोस्ट। मतलब अगर उन्हें लगता है कि कोई मजाकिया व्यक्ति है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, या उनको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे काम का है तो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे उसमें, है ना। एक्सपीरियंस, अनुभव भी बहुत मैटर करता है परसेप्शन बनाने। पास्ट एक्सपीरियंस सेव हाउ वी व्यू द प्रेजेंट। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएँ, एक्सपेक्टेशन कैन डिस्टॉर्ट व्हाट वी सी और हियर। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ वी सी अवर सेल्फ इन्फ्लुएंस हाउ वी सी अदर। की जैसा हम खुद को देखते हैं वैसा ही उसी तरीके से हम सोचते हैं कि वो भी ऐसे ही होंगे या ऐसे ही सोचते होंगे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परसीवर की जो इन्फ्लुएंस करती हैं परसेप्शन को। अब सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमने कैरेक्टरिस्टिक परसीवर की पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं कैंडिडेट की जो इंटरव्यू देने आया है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट का होती है फिजिकल अपीयरेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जब वो वॉक करके आए तो वो कैसे दिख रहे हैं, है ना। अट्रैक्टिवनेस, ड्रेस, फेशियल एक्सप्रेशन अफेक्ट हाउ वी जज पीपल। उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं बात करते टाइम, या वो कैसे ड्रेस करके आए हैं। ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से तैयार होके जाओ, है ना। गति, मूविंग ऑब्जेक्ट और पीपल आर मोर नोटिसेबल। जो लोग मूव कर रहे होते हैं इधर, आपने देखा होगा कि ऐसे मजाक मजाक में लोग कहते हैं ना कि काम कुछ करते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बस ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं लोग, और काम कुछ करते नहीं हैं, बस लगता है कि बस बिजी हैं। तो बस वही बात है कि आप बस घूमते रहो, है ना। कॉर्पोरेट में बस आप घूमते रहो इधर से उधर और बिजी दिखते रहो, बस ऐसा मान लिया जाएगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं। तो एक तरीके का परसेप्शन क्रिएट करता है किसके दिमाग में, मैनेजर के दिमाग में, कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। साउंड, लाउड और डिस्टिंक्ट साउंड अट्रैक्ट अटेंशन, ये भी बात सही है। साइज, large item are more easily noticeable. Verbal communication, that the person stay affect what person say affect perception। आप कैसा बोलते हैं, ये बहुत अफेक्ट डालता है कि आपके बारे में लोग कैसा सोच रहे हैं, है ना। नॉर्मल और एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, जेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन एंड रोल प्ले वगैरह, ये मैंने अभी बताया कि ये सब कहाँ पर आ जाएंगे आपके। हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं आपके, आप कैसे बैठे हैं, स्टॉल एंड सीधे बैठे हैं या झुक के बैठे हैं, ये सब फ़र्क डाल देता है आपके। कह सकते हैं जो सामने व्यक्ति आपको परसीव कर रहा है उसके कैसा परसीव करेगा। अगर आप झुक कर बैठे हैं तो वो समझेगा कि आप लेजी हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट्स, आइटम एसोसिएट विद पर्सन, आप मान लो एक व्यक्ति कार से आए और एक व्यक्ति ऑटो से आए, तो इसके बेस पे भी से परसेप्शन बना लेते हैं लोग कि हाँ उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, और चाहे रियलिटी ऐसी ना हो, उसने चाहे वो कार लोन पे ले रखी हो, है ना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, टारगेट की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन। टाइमिंग कैसे इफेक्ट डालती है परसेप्शन पे, जैसे टाइमिंग मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, वीकेंड्स या वीकेंड्स। वैसे अगर ये वाली बात बोलें कि किसी ने सुबह उठ के दारू पी ली, है ना, तो एक परसेप्शन जाता है किसी की, चाहे उसने पहली बार वो दारू पी हो, लेकिन जो सुनेगा उसके दिमाग में इंप्रेशन जाएगा कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा दारू पीने वाला है, मतलब पियक्कड़ बोल देंगे इसको, है ना। तो
जो वर्क सेटिंग, जो टाइमिंग सेटिंग है, ये भी फ़र्क डालती है किस पे, परसेप्शन पे। ऐसे ही वर्क सेटिंग, ऑफिस इन्वायरमेंट है या इनफॉर्मल सेटिंग है, ये भी फ़र्क डालती है परसेप्शन आपके पे। सोशल सेटिंग कैसी हैं, सोशल सेटिंग्स मतलब अगर आप लाइब्रेरी में गए, है ना, लाइब्रेरी में गए और आप एकदम से मान लो आपका मोबाइल ही ज़ोर से बज गया, है ना, तो लोग कैसा परसीव करेंगे कि आप चीज़ों को बहुत कैजुअल ले रहे हैं, आप जो जहाँ के नॉर्म्स हैं उनको सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा आपके बारे में मान लिया जाएगा। तो सोशल सेटिंग भी बहुत मैटर करती है परसेप्शन बनाने में। तो ये हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब इसके बाद देख लेते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। परसेप्शन प्ले मेजर रोल इन हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। चीज़ों पर सीधा सीधा फ़र्क डालता है। कैसे प्रोडक्टिविटी पे कैसे फ़र्क डालता है परसेप्शन, कि जो इंडिविजुअल है वो अपने काम को अगर वैल्यू ही नहीं, वो समझ रहा है कि उसका काम मैटर ही नहीं करता किसी के लिए, उन्होंने ऐसा परसेप्शन बना लिया है ना। अगर कोई एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट है, उसने ऐसा इंप्रेशन बना लिया अपने दिमाग में, या ऐसा परसीव कर लिया कि जो उनका काम है वो मैटर्स नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन के लिए या लोगों के लिए, तो वो अपने काम को कम आकेंगे, वहाँ पे कम आकेंगे तो मतलब उनका मन लगना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मन लगना, वो काम करना कम कर देंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी, मन नहीं लगेगा, एक तो प्रोडक्टिविटी फ़र्क पड़ गया सीधा सीधा, उसका उनका मन नहीं लगेगा, है ना, हो सकता है वो जॉब छोड़ दें या छुट्टियां करना शुरू कर दें, तो दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा। और तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन, जब वो परसीव ही ऐसा कर रहे हैं कि उनका काम लेस इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन नेगेटिव या बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जॉब जो हमारा परसेप्शन है वो फ़र्क डालता है हमारे जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन पर। अब देख लेते हैं परसेप्शन इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब कुछ टॉपिक हैं यहाँ पे कि हम मार्केटिंग के हिसाब से देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं परसेप्शन इन कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर में कैसे अफेक्ट डालेगा हमारा कंज्यूमर परसेप्शन, या और इसके बाद हम देखेंगे, हम पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ेंगे जहाँ पे एड ईगो एंड सुपर ईगो, है ना, सिगमंड फ्रूट की, वो वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं उनको एक साथ हम पढ़ते चलेंगे। तो हम परसेप्शन में देख लेते हैं कि कैसे परसेप्शन फ़र्क डालता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ कंज्यूमर, पीपल कैन emerge with different perception of the same object because these are perpetual process। कौन कौन से यहाँ पे, सिलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन और रिटेंशन। बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट लोग और एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। और कोई इवेंट्स हुआ तो कुछ लोग उसको पॉजिटिव चीज़ की तरह देखेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ की तरह देखेंगे। बोलते हैं ना कि हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेके, उसी में से मोदी जी ने बोला था आपदा में अवसर, है ना। तो आपका देखने का नज़रिया है कि आप उसको आपदा कर रहे हैं या आपदा की तरह से देख रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप उसमें अवसर खोज रहे हैं। तो ये आपका देखने का नज़रिया है, आपका परसेप्शन है उस चीज़ को लेके। तो 3 तरह का होता है यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में। देखें हम कौन कौन सा होता है, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सेलेक्टिव अटेंशन। अभी क्या है एक एक करके देख लेते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन से मतलब है कि कोई एड आया मान लो टीवी पे, तो जो व्यक्ति होंगे ना वो उसमें क्या करेंगे, अपने अपने काम की चीज़ देख लेंगे, जितना पूरा ऐड आएगा उसको सबको नहीं देखते, जो उनको इन्फ्लुएंस करता है या उनको लगता है कि ये हमारी ज़रूरत का है वो उसको देखेंगे सिर्फ। कंज्यूमर आर एक्सपोज टू न्यूमरियस स्टिमुलस एड्स एंड मैसेज डेली, बट दे फोकस ओनली ऑन द स्टिमुलस दैट, वो ऐसे कौन से उस पर फोकस करेंगे स्टिमुलस पे, दैट मैच देयर करेंट नीड, जो उस समय वो जिस चीज़ के लिए देख रहे हैं, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई ऐड आ रहा है तो उस पर उसको देखेंगे। आर एक्सपेक्टेड सो लार्ज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कलर रेंज एंड क्या कॉन्ट्रास्ट बेस, कंज्यूमर इग्नोर मोस्ट स्टिमुलस एंड फोकस ऑन व्हाट स्टैंड आउट और फील रिलेवेंट टू देम। तो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे जो ऐड को देख रहे हैं लोग, कंज्यूमर जिस ऐड को देख रहे हैं वो किस चीज़ का अपना अटेंशन देगा, या तो वो उनकी करंट नीड को फुलफिल कर रही हो, या साइज बड़ा हो, या कलर ऐसे हों जो उनको अपील कर रहे हो, है ना। तो ये होता है सेलेक्टिव अटेंशन, कि आपने सिर्फ अपने मतलब की चीज़ वहाँ पे देखी। अब सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या है कि आपने वो ऐड देखा
ऐड में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, तो चाहे ऐड में इन्फॉर्मेशन कुछ भी दी हो, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके आप अपने तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को फीड करेंगे। एज सच जो इन्फॉर्मेशन ऐड में आ रही है आप उसको सही नहीं मानेंगे, बल्कि उसमें आप अपना एक व्यू बनाएंगे, चाहे वो व्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, और उस तरीके से फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेट करते हैं। कंज्यूमर में डिस्टॉर्ट इन्फॉर्मेशन टू फिट देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, दे interpret new data in a way support their existing opinion even if the actual information suggests otherwise। चाहे आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कोई और इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने दिमाग में जो आपको पुराने बिलीव हैं और पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनको आप जस्टिफाई करेंगे, और उसके बेस पर आप क्या बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को और स्टोर करेंगे। अब क्या है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन से मतलब है कि people tend to remember information that align with their attitude and belief. For instance, consumers are likely to be recall ads or brand they already use or tend to buy. This is why repetition and informants are likely to strategy in the marketing। कि सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को याद रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को, या तो जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ऐसा लगता है कि आप उनसे साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं, उनको आप उन्हीं चीज़ों को आप याद रखते हैं ना, और सारी इन्फॉर्मेशन जो ऐड में आ रही होती है उन सबको आप भूल जाते हैं, है ना। तो कंपनी क्या करती है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। मान लो आपने कोई भी चीज़ एक बार गूगल कर ली है ना, और गूगल उस डेटा को बेच देता है डिफरेंट एजेंसियों को जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रही हैं, या इंस्टाग्राम हो गया ना, आपको ये रील तो खोलो किसी रिलेटेड प्रोडक्ट से, और बस फिर उसी की रील आपको आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या कि बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं उन्हीं एक जैसे मैसेजेस को अलग अलग तरीके से, कि आप बस उन प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म रहें, और जब भी आप ख़रीदना चाहें तो आप उनका ही प्रोडक्ट खरीदें बस। तो यही है सिलेक्टिव रिटेंशन। इस तरीके से मार्केटिंग में हमारा परसेप्शन इफेक्ट डालता है। तो मार्केटिंग इम्प्लीमेंट क्या है, ड्रामा टू इमोशनली एंगेज कंज्यूमर। जैसे कि ड्रामा से मतलब कि वो डिफरेंट तरीके के एड्स बनाते हैं ना, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रीइंफोर्स टू रिपीट टू रीइंफोर्स द मैसेज, और बार बार आपको वो मैसेज दिखाएंगे, बार बार आपको याद दिलाएंगे कि हाँ आपने ये देखा था, ये वाला जीन्स आपने देखा था, अब इसको आपको खरीदना है, आप कब खरीदेंगे, डिफरेंट तरीके दिखाएंगे आपको, है ना। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वही मैं आपको बोला डिफरेंट तरीके से, टू स्टैंड आउट एंड कैप्चर अटेंशन, वो दिखाएंगे कि आप उनकी जीन्स क्यों दूसरे जीन्स से बेहतर है, उनकी ब्रांड क्यों बेहतर है और दूसरी ब्रांड से, है ना, और आपकी अटेंशन पाने के लिए वो सारी चीज़ें कंपनियाँ करती हैं। तो यही था परसेप्शन इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब है परसेप्चुअल बायसनेस। कुछ बायसनेस होती हैं, आप जो आप पहले से आपने कुछ अपने दिमाग में बना रखा है, वो आप देख लेते हैं। परसेप्शन आप किसी के बारे में पहले से ही फॉर्म कर ले रहे हैं। कैसे, परसेप्चुअल बायस आर सिस्टमेटिक एरर इन परसीविंग अदर और अ सिचुएशन। दीज डिस्टॉर्शन अफेक्ट अवर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि प्राइमरी इफेक्ट ये है कि आपने पहली बार किसी को देखा, और चाहे कितना भी टाइम बीत जाए आप उसी फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पर उस चीज़ को जज कर रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ रिले ऑन अर्ली और फर्स्ट इम्प्रेशन देन इवेल्युएटिंग अ पर्सन और अ सिचुएशन। अब वो फर्स्ट इम्प्रेशन था, उसी के बेस पर आप हर बार इवेल्युएट कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ये एक टर्म्स हैं, एक छोटे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ यहीं से एक टर्म्स लिख के आ जाएगा और उसका मतलब आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ऊपर लिख के आएगा व्हाट इज़ प्राइमरी इफेक्ट, फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है ना। तो ये एक लाइन की टर्म्स हैं, और जिनके कीवर्ड्स हैं जी हाईलाइट हो रखे हैं। अर्ली कॉज और फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कि रिसेंसी इफेक्ट है कि रिसेंट इफेक्ट जो हुआ आप उसके बेचा, पिछला उन्होंने कितना अच्छा भी काम किया हो, लेकिन जो रिसेंट उन्होंने काम किया वो थोड़ा सा गलत कर दिया, तो आप और कुछ नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितना सही काम किया। जो रिसेंट गलती की है उसके बेस पर आप व्यक्ति को जज कर दोगे। तो मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। सेंट्रल ट्रेट से मतलब है कि सर्टेन की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन इज ए वार्मथ और अग्रेसिवनेस दैट डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस द परसीवर जजमेंट। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले व्यक्ति हैं, है ना, आप बार बार गुस्सा कर जाते हैं, तो एक सेंट्रल ट्रेट बन गया आपका। तो इसके बेस पे फिर जो परसीवर है वो आपके अबाउट क्या बनाएगा, एक डिसीजन बना लेगा, आपके बारे में जजमेंट बना लेगा, है ना। प्रोजेक्शन से क्या मतलब कि आप अपने थॉट या अपनी फीलिंग है उसको दूसरों पर क्या कर रहे हैं,
थोप रहे हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। अ टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट वन फीलिंग, मोटिवेट और ट्रेट टू अदर, फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग अदर थिंक द सेम वे यू डू। जैसा आप सोच रहे हैं कि वो भी ऐसा ही सोचते होंगे जैसा कि आप सोच रहे हैं, मतलब आपने अपने थॉट थे या इमोशन थे वो दूसरों को भी थोप दिए उसी तरीके थे कि जैसे कि वो भी ऐसा ही सोचेंगे। तो ये होता है प्रोजेक्शन। इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं कभी कभी। स्टीरियोटाइपिंग, अ टेंडेंसी टू जनरलाइज अबाउट पीपल बेस्ड अपॉन ग्रुप और मेंबरशिप, जेंडर, एथनिसिटी, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंटली। स्टीरियोटाइपिंग तो जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस वर्ड है, डे टू डे एक्टिविटी में भी लोग देख लेते हैं। जैसे कि स्टीरियोटाइप ये भी है कि जो बंगाली लोग हैं वो काला जादू करते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये स्टीरियोटाइप ऐसे बना लिए जाते हैं। तो ये कुछ हमारे परसेप्चुअल बायसनेस थी। अब देख लेते हैं परसेप्शन की प्रोसेस क्या होती है। ये 5 स्टेज में पूरी होती है। कौन कौन सी है? पहला है स्टिमुलस, द प्रोसेस बीइंग with the stimulus that initiate perception is stimulate act or triggered for attention। कोई जोर से चिल्लाया मान लो, है ना, एकदम से, तो फिर हम उधर की तरफ से गर्दन करके देखते हैं, तो वो स्टिमुलस हो गया, वो एक ट्रिगर किया उसने, उस चीज़ ने, है ना। फिर क्या आप रजिस्टर करेंगे वहाँ से कि वहाँ क्या हो रहा है, आप उसको रजिस्टर करेंगे। आप जब से आपकी आँख है या सेंस है, कान है, वो सुन रहे हैं। इट इन्वॉल्व सेंसरी और न्यूरल मैकेनिज्म, सेंसरी ऑर्गन, आइज, नोज, ये 5 होते हैं। receive the stimulus which activate nerve fiber that signal are transmitted to central nervous system। अब वो आपके क्या जा रहे हैं, दिमाग में आपके जो प्रोसेस हो रही है वो आपके दिमाग में जा रही है एक तरीके से। फिर है इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ अ क्रिटिकल स्टेज। अब क्या आप जो रियलिटी आपको दिख रही है, अब आप उसको अपने दिमाग में एक पैटर्न देंगे, कि पैटर्न देंगे या उसको एक करेक्ट वे में ऑर्डर में लगाएंगे कि इसके बाद क्या हो रहा है और आपको कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे। अ पर्सन इंटरप्रेटेड द स्टिमुलस बेस्ड अपॉन देयर एटीट्यूड, मोटिव, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन। मिस इंटरप्रिटेशन एट दिस स्टेज ऑफ्टन लीड टू बायसनेस। और इस टाइम क्या हो रहा है कि आप अपने दिमाग में चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक के बाद दिया आएगा, इसके बाद दिया कि ऐसा उसने क्यों बोला होगा, अगर उसने ऐसा बोला है तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो आप अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को भी लेके आते हैं, आपकी कॉग्निटिव मेमोरीज में काम कर रही होती है ना। और यहीं पे क्या होता है कि कभी कभी आप जो आपका अपना जजमेंट है, जो आपकी अपनी चीज़ें रही होंगी पास्ट में, उनको आपने अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिचुएशन जैसी थी वैसी आपने इंटरप्रेटेट नहीं की, बल्कि आपने अपना वहाँ पे कोई एंगल लगा दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, वाइसनेस आ जाती है। जैसे हमने ये देखे भी थे, प्राइमरी इफेक्ट या फिर प्राइमरी इफेक्ट, डिसेंट्री इफेक्ट, ये सब आ जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो ये होता है थर्ड स्टेज इंटरप्रिटेशन की। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, इंटरप्रेटेट दे रहे हैं जो रियलिटी है उसको अपने दिमाग में। फिर आप एक फीडबैक तैयार करते हैं। फीडबैक हेल्प रिफाइंड इंटरप्रिटेशन, फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन अ टोन ऑफ अ वॉइस फ्रॉम अ सुपरवाइजर कैन अल्टर एन एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ अ मैसेज। मान लो यहाँ पे आप जो आपने एकदम से देखा वहाँ पे और आपके मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको आप फीडबैक दे रहे होते हैं। फीडबैक देने का सेंस है कि अब आप उसको जज कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसा एक्ट और रिएक्ट करें। फिर है रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, पर्सन प्रोसेस कंक्लूड, यहाँ प्रोसेस पूरी हो गई है, व्हेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड, फिर आप एक्चुअल में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, आइदर ओवर्ट बिहेवियर और प्राइवेट ओवर्ट बिहेवियर थ्रू थॉट और फीलिंग। यहाँ पे क्या है कि ऐसे भी बोल सकते हैं ओवर्ट और कोवर्ट में कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी है ना, तो आप कमेंट कर देंगे या तो ये हो गया ओवर्ट, आपने व्यू को प्रदर्शित कर दिया अपने को। या फिर कोवर्ट प्राइवेटली आपने बस अपने मन में कहा कि हाँ नहीं अच्छा पढ़ा रहा है या अच्छा पढ़ा रहा है ये सब, और आप मूव कर जाएंगे। तो ये होता है प्राइवेटली आपने रिएक्ट कर आप आगे बढ़ गए। तो ये थी हमारी प्रोसेस परसेप्शन की। पहले थी स्टिमुलस, फिर आप स्टिमुलस होगा, फिर आप उसे रजिस्टर करेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है। फिर फीडबैक एंड रिएक्शन आएगा आपका। इसका वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, वो ये आप देख लीजिएगा धीरे धीरे। इसकी वजह से कुछ अगर आपने परसेप्शन जो आप परसीव कर रहे हैं, अगर आपने वो गलत परसीव कर लिया तो उसकी वजह से क्या बहुत सारी
डिससेटिस्फेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो अब कौन कौन सी एयर ये जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे हम ये 5 इफेक्ट देखे थे यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कॉमन एरर दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब, सिलेक्टिव परसेप्शन इज अ टेंडेंसी टू नोटिस ओनली दोज थिंग दैट अलाइन विद योर एग्जिस्टिंग बिलीव, एटीट्यूड एंड ऑर्गन, इग्नोर अदर। सिलेक्टिव परसेप्शन का यही मतलब है कि आपकी जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके मोटिव जो आप मोटिव है उसके साथ अलाइन कर रही हैं या आपके बिलीव के साथ अलाइन कर रही हैं, तो आप उन पर ध्यान देंगे, अदरवाइज आप उनको सबको इग्नोर कर देंगे। हॉलो इफेक्ट क्या होता है कि आपने यहाँ पे इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे की टर्म इसका पॉजिटिव ट्रेट की वजह से कोई बनता है। आप किसी व्यक्ति को जज कर रहे हैं उसकी एक पॉजिटिव ट्रेट्स की वजह से। हॉल इफेक्ट इज अ टेंडेंसी टू form a general impression of someone based upon their single trait. For example, if person is physically attractive or confident, we might assume that they are intelligent and capable. This effect explains why celebrity or sport star are often assumed to be a good leader or administrative even without relevant experience. हम क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटी होती है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, इनको भी हम पार्लियामेंट में भेज देते हैं इलेक्ट कर करके। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे लीडर, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है तो एक अच्छा लीडर बनेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तो यही होता है हमारा हॉल इफेक्ट कि आप उनकी एक पॉजिटिव कैसे हैं ट्रेट की वजह से आप उनको जज कर रहे हैं। तो एक हो गया सिलेक्टिव परसेप्शन, एक हो गया हॉल इफेक्ट, तीसरा है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो जहाँ से जो कंपैरिजन बनेगा उसको हम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बोलते हैं। मान लो एक कैंडिडेट आया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी, है ना, उसने बहुत धड़ाले से आंसर किए सारे क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद एक कैंडिडेट आया जो कि नॉर्मल था, है ना। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बाद एक नॉर्मल कैंडिडेट अगर इंटरव्यू देने आएगा, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ऐसा लगेगा जब वो इन दोनों को कंपेयर करेगा कि ये जो नॉर्मल है इसको कुछ आता ही नहीं है, मतलब ये वीक है, और हो सकता है कि इसको वो इंटरव्यू से बाहर कर दें, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। इट अकर व्हेन इन evaluation of a person or a event is influenced by comparison with other, self fulfilling और property। ये है पिग्मोलियन इफेक्ट। ये क्या होता है? दिस रेफर्स टू अ फिनोमेना वेयर वन एक्सपेक्टेशन अबाउट अदर पर्सन इन्फ्लुएंस दैट पर्सन बिहेव इन अ वे दैट मेक एक्सेप्शन कम ट्रू। ये क्या होता है? जैसे कि आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि हम सबको अच्छे से काम करना है और ये हम इस टारगेट को अचीव करके दिखाना है, तो हो सकता है कि ये सुन के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट फील करें और वो काम करना शुरू कर दें। तो ये होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपराची। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव दैट सबॉर्डिनेट विल परफॉर्म वेल, दैट बिलीव कैन बूस्ट सबॉर्डिनेट कॉन्फिडेंस एंड रिजल्ट इन द परफॉर्मेंस। 5वां स्टीरियोटाइपिंग। ये हम पढ़ चुके हैं कि आप किसी बैकग्राउंड को या कल्चर को लेके आप डिफरेंट थॉट बनाते हैं और उसे पूरी सब लोगों पर, उस जगह के लोगों पर जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि अगर आप फॉरेनर में जाएं तो वहाँ सब बोलते हैं कि सब इंडियन करी खाते हैं, है ना। ये एक स्टीरियोटाइपिंग है वहाँ पे। या सारे एशियन जो लोग हैं वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, ये अमेरिका में एक तरीके का स्टीरियोटाइप है कि सारे मैथमेटिशियन जो जितने भी लोग एशिया में होते हैं वो सारे अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं, खासकर जो इंडिया और चाइना में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो यही कुछ हमारे एरर थी। सिलेक्टिव परसेप्शन, हॉल इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, सेल्फ फुलफिलिंग एंड स्टीरियोटाइप। एक होता है हॉर्न इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, आप नेगेटिव ट्रेट की वजह से किसी को जज करते हैं, उसकी एक नेगेटिव ट्रेट के बेस पे उसको जज कर लेते हैं इंसान, तो वो होता है हॉर्न इफेक्ट। जैसे कि हमारा हॉल इफेक्ट में पॉजिटिव ट्रेट की वजह से कर रहे थे, हॉर्न इफेक्ट में नेगेटिव ट्रेट्स की वजह से करते हैं।
तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।